नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इजराइल हमास युद्ध के 10वें दिन गाजा पट्टी इलाके में हालात काफी खराब हो चुके हैं। इजराइल ने गाजा को हर तरफ से घेर लिया है। जमीनी रास्ते से इजरायली सेना, भूमध्य सागर की ओर से इजराइल की नौसेना ने गाजा को घेरा हुआ है और आसमान से इजराइल की वायुसेना लगातार गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है। इजरायली सेना का कहना है कि वो गाजा पर जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार है और उसे बस आदेश का इंतजार है। इस सिलसिले में इजरायली सेना का दिया अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। आप जानते हैं वो पिछले हफ्ते ही ये कहा जा रहा था 24 घंटे में खाली कर दें, 3 घंटे में खाली कर दें। खबरों की खबर में आगे हम आपको बताएंगे कि इजरायली सेना के लिए ये कार्रवाई इतनी आसान भी नहीं है, और आसान क्यों नहीं वो हम आपको बताएंगे। कैसे उसकी सुरंगों का जाल गाजा के नीचे बिल्कुल एक अलग ही दुनिया बसाए हुए। हम हमास की बात कर रहे हैं। इस बीच हमास के खिलाफ इन हमलों का खामियाजा गाजा के 23 लाख की आबादी जो है वो भुगत रही। इजराइल ने बिजली, पानी, दवाओं, खाने पीने के सामान और ईंधन की सप्लाई काट दी। हालांकि खबरों के मुताबिक कल पानी की सप्लाई दक्षिण गाजा के कुछ इलाकों में बहाल की गई। इस बीच यूनिसेफ ने कल गाजा में युद्ध विराम की अपील की है और कहा है कि वहां के हालात को जरा सामान्य बनाया जाए, और जो वहां के बच्चे हैं उनके परिवारों पर बहुत बुरी तरीके से ये जो जितनी कंडीशन बन रही है उसका असर पड़ रहा है। ट्वीट भी बार बार कर रहा है यूनाइटेड नेशंस ये कहते हुए कि जंग के भी कुछ नियम होते हैं, उसका पालन कीजिए। इजराइल ने उत्तरी गाजा की करीब 11 लाख की जनता को दक्षिण गाजा जाने के लिए कहा है, ताकि वो उत्तरी गाजा से अपनी जमीनी कार्रवाई शुरू कर सके। लेकिन यूनिसेफ ने अपील की है कि इजराइल इस चेतावनी को वापस ले। उसका कहना है कि गाजा के बच्चों के लिए समय निकल रहा है। हर बीतने वाला लम्हा उनकी जान पर भारी पड़ रहा है। अस्पताल जितने हैं गाजा में, वहां पर दवाएं नहीं हैं। यूनिसेफ के पास जरूरी सामान की जितनी सप्लाई थी वो भी लगभग खत्म हो चुकी है। उधर इजराइल ने युद्ध विराम की बात से इनकार कर दिया है कि सीजफायर तो नहीं होगा। इस बीच गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक हमले के शिकार हुए लोगों में 60% बच्चे और महिलाएं, ये उनका दावा है। इजराइल की कार्रवाई में अब तक करीब 2700 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हमास की कार्रवाई में इजराइल के 286 सैनिकों समेत 1400 इजरायली मारे गए। इस बीच गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सैकड़ों ट्रक मिस्र और गाजा की सीमा पर रफा क्रॉसिंग पर खड़े हुए हैं। ये मदद लेकर के अंदर जाना चाहते हैं लेकिन वहीं रुके हुए। मिस्र रफा क्रॉसिंग खोलने से पहले सामान लाने ले जाने वाले अपने लोगों की सुरक्षा गारंटी चाहता है। उधर इजराइल का कहना है कि वो बिना पूरी जांच के किसी ट्रक को गाजा में नहीं घुसने देगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कह चुके हैं कि दक्षिण गाजा में रफा क्रॉसिंग के जरिए मदद भेजी जाएगी, लेकिन यह मामला भी अभी फंसा हुआ। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई को सही ठहरा चुके हैं। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि अगर इजराइल गाजा पर कब्जे की कोशिश करता है तो यह बहुत बड़ी गलती होगी। बाइडेन ने यह बात भी दोहराई कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और फिलिस्तीन की अधिकांश लोग हमास के साथ नहीं हैं और उसकी करतूतों की सजा भुगत रहे हैं। It's also a priority for me to urgently address the humanitarian crisis in Gaza. At my direction, our teams are working in the region, including communicating directly with the governments of Israel, Egypt, Jordan, and other Arab nations, and the United Nations to surge support and humanitarian consequences for Hamas attack to help Israel. You know, we can't lose sight of the fact that the overwhelming majority of Palestinians had nothing to do with Hamas and Hamas's appalling attacks, and they're suffering as a result as well. गाजा में इजराइल की कोशिश अब उन सुरंगों तक पहुंचने की है जिनका हमास के लड़ाके अपने छुपने, गोपनीय गतिविधियों को अंजाम देने और चोरी छुपे हथियारों और अन्य जो साजो सामान है उसकी तस्करी के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह भी माना जा रहा है कि कई बंधकों को इजराइल ने इन सुरंगों में छुपाया हुआ होगा।
ये ठीक से समझने के लिए हमें गाजा का नक्शा देखना होगा। गाजा 3 तरफ से इजराइल, एक तरफ भूमध्य सागर और एक तरफ मिस्र की सीमा से घिरा हुआ है। मिस्र ने भी गाजा सीमा पर काफी सख्ती की हुई और वहां से आने जाने पर पाबंदी है। गाजा करीब 365 वर्ग किलोमीटर की लंबाई में फैला है और एक इलाका है जो मुंबई के क्षेत्रफल से लगभग आधे से थोड़ा सा ज्यादा है। इसकी आबादी करीब 23 लाख है। इजराइल ने उत्तरी गाजा में रहने वाले करीब 11 लाख लोगों को दक्षिण भाग है वहां पर जाने को कहा है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल का वक्त है। उत्तरी गाजा में इजराइल की कोशिश सबसे पहले उन सुरंगों तक पहुंचने की है जिनका जाल वहां पर बिछा हुआ। अब आप सोचेंगे ये सुरंग कहां से आ गई? ये सुरंगें गाजा में कहां हैं? इजराइल की सेना ने इसका एक मोटा मोटा अनुमान लगाया है। ये जो आप देख रहे हैं ना ऐसे बना हुआ है, ये किसी बच्चे की स्केच नहीं है। ये दरअसल सुरंगों का एक अनुमान है और अभी भी अनुमान ही है, क्योंकि हमको पूरी तरीके से आइडिया नहीं है कि और कितना फैला हुआ। ये नक्शा मीडिया के साथ साझा किया गया है जो हम आपको दिखा रहे हैं, नीचे आप देख सकते हैं। इजराइल की सेना इन सुरंगों को गाजा मेट्रो भी कहती है, जो कि कई किलोमीटर लंबी है। उत्तरी गाजा पट्टी से लेकर मध्य और फिर दक्षिणी गाजा पट्टी तक यह जाल जमीन के नीचे फैला हुआ। 2021 में हमास ने दावा किया था कि गाजा में उसने करीब 500 किलोमीटर लंबा सुरंगों का जाल बिछा लिया है, लेकिन इसकी अलग से पुष्टि नहीं की जा सकती। अगर यह सही है तो हमास की भूमिगत सुरंगें, एक बार अगर आपको तुलना के तौर पर अगर हम बताएं, दिल्ली मेट्रो की भूमिगत सुरंगों से 5 गुना ज्यादा लंबी हैं। यानी कि दिल्ली मेट्रो की जो सुरंगें हैं उससे 5 टाइम्स मोर वहां पर हमास ने सुरंगें बनाई हुई हैं शहर के नीचे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सुरंगों को कितने सालों से बनाया जाता रहा हो। यहीं पर हमास अपने रॉकेट और अन्य हथियार छुपा लेता है। यही हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जो इजरायली सेना के विमानों और जो ड्रोन्स हैं उसकी निगाह से छुपते हैं, लेकिन ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार GPR जैसी कई आधुनिकतम तकनीक और उपग्रह जमीन के नीचे बनी सुरंगों का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा खुफिया जानकारी से यह पता लगाने की कोशिश की गई है, सोर्स करने की कोशिश की गई है कि सुरंगें कितनी फैली हुई। इजराइल की सेना की रणनीति सबसे पहले उत्तरी गाजा पट्टी की इन्हीं सुरंगों तक पहुंचने की है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अंदर गए और इन सुरंगों में कुछ छुपे हुए हमास के लड़ाके और जो बम बारूद उन्होंने रखा हुआ है वो लेकर के बाहर आ जाएं। तो इस वजह से इसको मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से हम आपको बता रहे थे कि ये कहना कि हम आ रहे हैं 24 घंटे में साफ कर दो, इतना आसान भी नहीं है। इस सब आपको मैप करना पड़ेगा। पता चला आप अंदर गए और फिर आपको एक ऐसी चीज़ मिल गई जो आपने कल्पना भी नहीं की थी। यही वजह है कि इजराइल ने उत्तरी गाजा में रहने वाले लोगों को दक्षिण की ओर जाने के लिए कहा। जमीन के नीचे बनी ये सुरंगें इतनी बड़ी भी हैं कि हमास के लड़ाके बड़ी आसानी से इसमें आ जा सकते हैं। इसमें से कई सुरंग एक भूल भुलैया की तरह आपस में जुड़ी हुई। ऐसी कई सुरंगें जमीन के नीचे बंकरों और ऊपर कई घरों में भी खुलती। यही नहीं कहा जाता है कि ये सुरंगें कई अस्पतालों, स्कूलों, उन सब में भी खुलती हैं। अब इसका कोई क्लियर अनुमान है नहीं, लेकिन ऐसा बताया जाता है। यही नहीं, ऐसी कई सुरंगें इजराइल के इलाकों में भी खुली पाई गई थीं, जिसके जरिए हमास के लड़ाके चोरी छुपे इजराइल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद इजराइल को जैसे जैसे पता चला वो बंद करते चले गए या बम बारूद से उसको उड़ा दिया। जानकार कहते हैं कि गाजा में हमास ने ये सुरंगें वहां के लोगों के लिए भेजी गई बुनियादी सुविधाओं की कीमत पर बनाई। हमास पर आरोप है कि उसने गाजा में मानवीय कामों के लिए दी जाने वाली मदद, निर्माण सामग्री और पैसे का इस्तेमाल इन सुरंगों को बनाने में किया। 2007 से गाजा एक ओर इजराइल, दूसरी ओर भूमध्य सागर और तीसरी ओर मिस्र से घिरा हुआ है। ये हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। उसके पास इतनी बड़ी सुरंगें बनाने के लिए भारी मशीनरी नहीं है और प्रतिबंधों के कारण वो पहुंच भी नहीं सकती। लेकिन फिर भी हमास ने साधारण उपकरणों के इस्तेमाल से इन सुरंगों का निर्माण कर लिया। और सुरंगें कितनी लंबी?
दिल्ली मेट्रो के अंडरग्राउंड सिस्टम से 5 गुना ज्यादा। ये सुरंगें सीमेंट, कंक्रीट और स्टील से मजबूत की गई हैं, जो सब राहत के लिए जो सामान आ रहे थे। इनके अंदर बिजली की सप्लाई भी है। इस सब से पता चलता है कि हमास कितने समय से अपनी हरकतों को अंजाम देने के लिए सुरंगों पर काम कर रहा था। सुरंगों के इस जाल के ऊपर दुनिया की सबसे घनी आबादी में से एक रहती है। गाजा में लाखों निर्दोष लोग रहते हैं, इस बात से बेपरवाह कि उनके घरों के एकदम नीचे हमास कैसे अपनी साजिश को अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैं इस वक्त स्वागत करना चाहता हूं स्टूडियो में हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली, जो कि इजराइल में कुछ समय रह करके भी आए हैं और अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को आपने स्टडी भी किया है। कॉन्फ्लिक्ट के आप स्टूडेंट भी रह चुके हैं। गजाली, क्यों मुश्किल है इजराइल के लिए कि ये कह देना कि हम जा रहे हैं, हम धावा बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी समय ले रहे हैं? क्यों मुश्किल है? जी देखिए, इसको 2 भाग में आप समझिए। एक तो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं और एक जो है ऑपरेशनल चैलेंज है। अगर ऑपरेशनल चैलेंज की बात करें तो आपने सुरंग की जो डिटेल बताई है कि दिल्ली मेट्रो से भी लंबी है और काफ़ी उसका जाल जो है पूरे गाज़ा शहर में फैला हुआ है और उसको अक्सर ये कहा जाता है कि वो एक अंडरग्राउंड सिटी है। इजराइल की तरफ से जो बमबारी की जा रही है, वो जो ऊंचे टावर हैं या इमारतें हैं, उनको तो आप ढा देंगे एरियल स्ट्राइक से, लेकिन इन सुरंग में रहने वाले लोगों को आप नहीं मार सकते हैं, चाहे आप जितना भी एरियल स्ट्राइक कर लें। अब ऑपरेशन की तैयारी इस तरह से की गई है कि आप ज़मीनी मूव करें, ग्राउंड इनकर्जन करें और ऊपर से ड्रोन के ज़रिए आपको गाइड किया जाएगा, जो फोर्सेस को गाइड किया जाता है, तालमेल होती है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी मनोवैज्ञानिक है कि इतने सालों से आपने अपनी एक इमेज बना रखी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप ज़्यादा ओवर रिलायंट थे टेक्नोलॉजी पे कि आपने बॉर्डर के बिल्कुल करीब गांव बसाए हुए थे। हमारे यहाँ भी वाघा के पास गांव है, लेकिन नो मैंस लैंड भी होता है। लेकिन फिलिस्तीन की तरफ तो आपने नो मैंस लैंड बनाया हुआ है, यानी गाज़ा की तरफ तो आपने बनाया था, इधर बिल्कुल करीब थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो एक ये है कि फोर्सेस को दोबारा मोबिलाइज करना और उस जगह जाके लड़ना जहाँ से लोग आके आपके 1100-1200 सिविलियंस को मार के गए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी इजराइल ये नहीं चाहेगा कि वो स्ट्रीट फाइट में लगे, क्योंकि गाज़ा की गलियां हैं जो हमास बेहतर जानती है। आपके पास मैप होंगे, लेकिन अंदर अंदर क्या है, नहीं है, टनल किस तरफ जा रहा है, किस तरफ से लोग आ सकते हैं और क्या टनल्स में हॉस्टेज को रखा गया है या नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ हमास ने किडनैप नहीं किया है। इस जो आतंकी हमला हुआ है उसमें बताते हैं कि गाज़ा के सिविलियंस भी इन्वॉल्व थे, जैसा इजराइल की इंटेलिजेंस उनकी रिपोर्ट बता रही है। तो अलग अलग जगहों पे क्योंकि वहाँ जो अंदरूनी गुट हैं, पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद, PIJ है, हमास है, अल-क़साम ब्रिगेड है, इनके भी आपस में तलखियाँ रहती हैं, डिफरेंसेस रहते हैं। तो क्या हॉस्टेज सारे एक जगह हैं? नहीं हैं। अगर आप दोबारा किसी दूसरे हॉस्टेज सिचुएशन में नहीं फंसना चाहेंगे कि आपकी फोर्स गई ग्राउंड पे और वो फंस गई, वो डबल टेंशन स्ट्रेस है आपके लिए। और PM नेतन्याहू के लिए तो 2 टेंशन है। एक तो ये कि जब तक जंग चल रही है तब तक स्ट्रेस है, जंग खत्म हो जाए तो फिर प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री की सरकार में भी इस तरह की कैजुअलिटी होती है, सरकार गई है। और नेतन्याहू के सामने ये पहली बार, उनके प्रधानमंत्री के काल में ये पहली बार ऐसा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि पिछली बार इजराइल कई बार गाज़ा में ग्राउंड इनकर्जन, ज़मीनी हमला कर चुका है। पिछली बार इन्होंने किया था 2014 में, जो आखिरी बार है। आज 2023 है, 10 साल हो गए हैं उस चीज़ को। तो 10 साल में हमास की कोई तारीफ नहीं है, लेकिन ये समझना होगा कि आप डेली बम गिरा रहे हैं, लेकिन हमास भी डेली मिसाइल छोड़ रहा है। और ये 8 अक्टूबर से हम कह लें कि लगातार चल रहा है और अब तो आप सरहद के करीब भी पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी इजराइल से लड़ने के लिए अपने आप को इम्प्रोवाइज किया है। ये तो थे ऑपरेशनल चैलेंजेस। जियोपॉलिटिकल चैलेंज क्या है कि आपका एक ही मित्र दोस्त था, मिस्र। आपने रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पे बम गिरा दिया। अब US जब मिस्र को कह रहा है कि आप बॉर्डर खोलें, तो उसके ऊपर ये है कि भाई वो बॉर्डर अब उस शेप में रहा नहीं कि उसको कोई मॉनिटर कर सके। अब आपने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया है कि कौन आ जाएगा, कौन। मिस्र के लिए भी चिंता का विषय है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह की तस्वीरें गाज़ा से आ रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं 73 की लड़ाई की याद आती है, जब मिस्र और शाम, सीरिया ने इजराइल पे हमला किया था। उस हमले के पीछे पब्लिक एंगर था, जिसने इजिप्ट के किंग को फोर्स किया कि अटैक करो। अब अगर इस तरह की तस्वीरें अरब ममालिक के सामने पहुंचेंगी तो वो ज़रूर, आपने देखा कि जॉर्डन में फ्राइडे के दिन बॉर्डर पे लोग आ गए, मिस्र में हो रहा है, इराक में हो रहा है, ईरान उधर से अलग टेंशन दे रहा है कि हम भी घुस सकते हैं।
तो क्या इजराइल की सेना जो है वो डबल फ्रंट वॉर के लिए तैयार है? और कई जगह ये बात भी सामने आई है कि हमास के पास रॉकेट भी हैं और कई तरह के उनके वो क्लेम, कई वीडियोस हैं कि ड्रोन्स हैं, उनके पास भी ड्रोन्स हैं। तो जिन चीज़ों के साथ आप अंदर जा रहे हैं वो चीज़ें उनके पास भी हैं या नहीं, एक तो कन्फ्यूजन ये है। और सबसे खतरनाक चीज़ जो सब लोग कह रहे हैं कि आपके पास एग्जिट प्लान क्या है। आप हॉस्टेज छुड़ा लेंगे तो कितने दिन आपकी सेना वहाँ रहेगी, क्योंकि यही आपने लेबनान में किया था जब हिजबुल्लाह पैदा हो गया। आप 1982 में अंदर गए कि आप पीएलओ के लोगों को मारेंगे, और वहाँ नई आतंकी संगठन आ गई। और इस तरह की चीज़ें हमने इराक के मौसूल में देखी है कि 2 साल आईसिस ने सुरंग खोदी थी वहाँ, 2 साल। तो ये लोग तो यहाँ 10 साल बाद जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त बात आप बता रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के और इजराइल के दिमाग में चल रही होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद गजाली इस सब जानकारी के लिए। तो आप ये जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और कर दी चढ़ाई, ये मुमकिन नहीं है। जो अभी गजाली बता रहे थे ये और जो वजहें हमने आपको बताई, वो सारी चीज़ें आपको सोच समझ के कार्रवाई करनी है। इजराइल की सेना का कहना है कि अभी तक उसने ऐसी 30 सुरंगों का पता लगाया, जो सुरंगें, जो टनल नेटवर्क हम आपको बता रहे हैं। इजराइल की सेना द्वारा दिए गए आंकड़े के मुताबिक हमास की एक सुरंग को बनाने में 350 ट्रक निर्माण सामग्री का इस्तेमाल होता है। इतने पैसे में हमास 86 घर या 7 मस्जिद या 6 स्कूल या 19 मेडिकल क्लिनिक बना सकता था। वो टनल बनाने में लग गया। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पिछले कुछ दिन से दक्षिण एशिया के तूफानी दौरे कर रहे हैं। सोमवार को फिर इजराइल पहुंचे और इजराइल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विपक्ष के नेता से मुलाकात की। उधर खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दक्षिण एशिया के दौरे पर आ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक जो बाइडेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जरूरी बैठकों के कारण कोलोराडो का अपना दौरा आगे के लिए टाल दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने मौजूदा हालात में अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने देश आने का न्योता दिया है। अगर बाइडेन आते हैं तो इस इलाके में उनका यह कूटनीतिक दौरा बहुत अहम साबित होगा। और आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। बात करते हैं एक ऐसे केस की जिसने आज से करीब 18 साल पहले देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह था 2006 का नोएडा का कुख्यात निठारी कांड। यह एक ऐसा मामला था जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि ऐसे भयानक केस के दोनों आरोपी मुनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया। निठारी कांड के दोनों आरोपी रिहा हो गए। क्या आप ये सोच सकते थे? हमें तो यकीन नहीं हो रहा। निठारी कांड भारत में अपराध के इतिहास का वो काला पन्ना था जो नोएडा के निठारी गांव से लगे सेक्टर 31 की कोठी नंबर D5 तक जाता है। इस कोठी में 31 बच्चों की हत्या के आरोप कोठी के मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली पर लगे। लेकिन जांच में 19 बच्चों की हत्या, यौन शोषण, रेप की बात ये सब सामने आई। इनमें 10 लड़कियां शामिल थीं। लेकिन इनमें से कुछ ने डीएनए सैंपल मैच नहीं हुए तो आरोपी कुछ मामलों में बरी हो गए। यह पूरा मामला एक लड़की की हत्या की जांच से खुला था और फिर कोठी नंबर D5 तक पहुंच गया। यह लड़की सफाई के लिए कोठी के अंदर गई तो फिर कभी बाहर नहीं लौटी। बाद में पुलिस की जांच जब आगे बढ़ी तो इस कोठी के अंदर कई बच्चों की हत्या के सबूत मिले और कोठी के पीछे के नाले में जब सफाई की गई तो वहां 19 नरकंकाल मिले, 19 स्केलेटन्स। आरोप लगा था कि सुरेंद्र कोली बच्चों को कोठी तक बुलाता था और फिर वो और मुनिंदर पंढेर बच्चों के साथ यौन शोषण करके और फिर उनकी हत्या कर देते थे। इस मामले की तफ्तीश सीबीआई तक भी गई। सीबीआई ने पंढेर और कोली के खिलाफ 19 केस दायर किए। 2009 में गाजियाबाद की एक स्पेशल कोर्ट ने पंढेर और कोली को 14 साल की लड़की उसकी रेप और हत्या का दोषी ठहरा। दोनों को मौत की सजा मिली। बाद में पंढेर को अपील में राहत मिल गई। उधर अगले 3 साल में कोली को 5 और जो मामले थे इसमें अन्य मामले, क्योंकि आप याद कीजिए शुरुआत में कितने मामले, 19 मामले दर्ज थे, तो कोली को
जो नौकर था, उसको 5 और मामलों में अलग अलग मौत की सजाएं मिली। फैसले के खिलाफ अपील हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में मौत की सजा को सही ठहराया। यह मामला राष्ट्रपति तक भी पहुंचा, लेकिन वहां भी दया याचिका खारिज हो गई। कोहली को तो 12 सितंबर 2014 को फांसी की सजा दी जानी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस दत्तू ने 8 सितंबर की रात 1:30 बजे सुनाए फैसले में फांसी कम से कम 1 हफ्ता टाल दी। अगले महीने सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को कायम रखा, लेकिन 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया और इसके लिए दया याचिका में हुई देरी उसको वजह बताया। 2019 में भी एक केस में कोहली को 10वीं बार मौत की सजा सुनाई गई। ये सिर्फ नौकर की बात हो रही है। कोहली को कुल मिलाकर 13 मामलों में सजा हुई, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मामलों में उसे बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि जांच को बर्बाद कर दिया गया है। सबूत जुटाने के बुनियादी नियमों की भी खुलेआम अवहेलना हुई। ऐसा लगता है कि अभियोजन पक्ष घर के एक गरीब नौकर को फंसाने और उसे शैतान बनाने का आसान रास्ता चुना। इस बात की परवाह नहीं की कि इस मामले में अंगों की तस्करी जैसे ज्यादा गंभीर पहलू की भी जांच की जाए। सीबीआई के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर और निठारी केस की जांच के प्रमुख रहे अरुण कुमार ने इस फैसले पर हैरानी जताते हुए यह कहा है कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए। ये 2 एक्यूज से रिलेटेड था। जहां तक मनिंदर सिंह पंधेर का सवाल है, सीबीआई ने कभी नहीं कहा कि उसे मर्डर के बारे में कोई जानकारी थी या मर्डर का वो दोषी है। सीबीआई ने उसका चार्जशीट जो है वो किया था सीटा के अंदर में और 201 आईपीसी के अंतर्गत, जो कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने से रिलेटेड है। अब सवाल ये है कि लोअर कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया था कि मनिंदर सिंह पंडेर जो है वो मर्डरर है, और उसमें उन्होंने जो है उसको ट्रायल करके उसको कन्विक्ट कर दिया था, जो सीबीआई ने कभी नहीं कहा। और तो सीबीआई का लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग मनिंदर सिंह पंडेर कि उसने नहीं मारा, बिल्कुल कोर्ट ने जो है उसको छोड़ के सही साबित किया है कि सीबीआई का लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन मनिंदर सिंह पंडेर के बारे में ठीक था। जहां तक सवाल सुरेंद्र कोहली का है, जो सेट ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस किया गया है उसी सेट ऑफ एविडेंस के बदौलत एक केस में उसका ट्रायल कोर्ट से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्शन हो चुका है, उसे फांसी की सजा दी जा चुकी है। अब उन केसेस को जब यहां लाया गया है और आज के जो जजमेंट है उसमें उन जो एविडेंस दिया गया है उस पर डाउट किया जा रहा है, और डाउट करके जो जजमेंट मैंने जल्दी से देखा है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टेक्निकल ग्राउंड पर लगता है कि उसको छोड़ने की कोशिश की गई है। और जिसमें से पहला तो ये है कि जैसे उसको जो है जो कन्फेशन उसका है वो कस्टडी में जो है वो टॉर्चर दे के लिया गया और उसका मेडिकल नहीं कराया गया, जबकि हकीकत यह है कि कंटिन्यूअसली उसका मेडिकल कराया गया है। यदि क्या वो मेडिकल एविडेंस सीबीआई ने प्रोड्यूस नहीं किया या उन डॉक्टर्स को प्रोड्यूस नहीं किया, ये देखना होगा, और यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से हायर कोर्ट में अपील का जो है केस इसमें बनता है। जहां तक सवाल है कि कोर्ट ने ये कहा कि ऑर्गन ट्रेड का जो मामला है उसको नहीं देखा। ऑर्गन ट्रेड जो है नाली में फेंके गए ऑर्गनों से ट्रेड नहीं होता है। ऑर्गन ट्रेड के लिए बड़े सॉफ्टिकेटेड लैब कंडीशन में जो ऑर्गन निकाले जाते हैं और ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, हम सब जानते हैं। तो इस ढंग के प्रश्न उठाना कहाँ तक जायज है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। जजमेंट जो है, मैं आदर करता हूँ माननीय जजों का जिन्होंने ये जजमेंट दिया है, लेकिन ये पूरा इसमें ग्राउंड बनता है कि इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील की जाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा जाए कि जिन एविडेंसेस के बदौलत आपने सेम एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया है, क्या वो जो है वो मान्य नहीं थे या उन पर जो प्रश्न उठाया गया है वो क्या सचमुच होना चाहिए। इस पर अपील जो है वो बनता है और अपील इसमें की जानी चाहिए। कोर्ट के आज के फैसले से निठारी के पीड़ित ठगे रहेंगे, वो ठगा सा महसूस कर रहे। सवाल यह भी है कि अगर ये दोनों आरोपी बरी हो गए हैं तो निठारी का नरभक्षी कौन था। आपने पूरा ये हिस्ट्री देखा तो एक सवाल ये भी तो उठ रहा है कि जैसे नो वन किल्ड जेसिका था, वैसे क्या ये ऐसी स्थिति नहीं हुई है कि नोबडी कमिटेड क्राइम इन निठारी। सुनीता और झब्बू लाल सदमे में हैं। उनकी 10 साल की बेटी उन करीब 20 बच्चों में थी जिन्हें 2006 में निठारी इलाके में बेरहमी से मार दिया गया था। 17 साल बाद उनकी बेटी की हत्या के आरोपी छोड़ दिए गए, आजाद है। 63 साल के झब्बू लाल उर्फ निठारी का प्रेस वाला उस दहशत भरे बंगले के ठीक सामने बैठते हैं
जहां से उनकी बेटी के अवशेष बरामद हुए थे। वो कहते हैं कि उनकी तरह के कई दुखी माता पिता इंसाफ के नाम पर छले गए हैं। 10 साल के थे, ढूंढते रहे इधर उधर और यहीं मर्डर यहाँ हुआ। बरी कर दिया तो बस क्या रह गया। अंधा कानून है, कुछ नहीं। कोर्ट में एक बार वकील किया था, वो तो धोखा दे दिया, पैसे भी खा गया, कुछ नहीं किया हमारा। हमारी यही प्रार्थना है कि इनको फांसी की सजा जरूर दिलाएं। 5वीं क्लास में पढ़ती थी, कहती थी मम्मी मैं तो डॉक्टर बनूंगी, पढ़ाई करूंगी, मेरे को पढ़ाना, मम्मी मैं डॉक्टर बनूंगी। तुम कहा बेटा पढ़ लेना, तुम डॉक्टर बन। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी सुरिंदर कोहली को सभी 12 मामलों के आरोपों से बरी कर दिया। कहा कि सबूत नहीं मिले। उसके मालिक मनिंदर को भी 2 मामलों में बरी कर दिया गया है। अदालत ने उनका मृत्युदंड खारिज कर दिया है। दोनों मुकदमों में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंडेर को बरी कर दिया है। 17 साल पहले राजधानी दिल्ली से महज 30 किलोमीटर दूर निठारी के उन सेहरा देने वाली हत्याओं ने पूरे देश को सेहरा कर रख दिया था। मनिंदर पंडेर के घर से एक के बाद एक शव बरामद हुए थे। उसके घरेलू सहायक सुरिंदर कोहली ने तब यह कबूल किया था कि उसने मृतकों के साथ यौन संबंध बनाए थे और उनके शरीर के अंग भी खाए थे। 17 साल पुराने इस मामले की जांच को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल मुख्य आरोपी कोहली जेल से नहीं छूट पाएगा। उसकी सजाए मौत के खिलाफ एक क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में अब भी लंबित है। निठारी में पंडेर के घर के बाहर एक अजीब सा साइलेंस है। यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि वो लम्हा जब यहाँ पर तमाम बॉडीज़ रिकवर करी गई थी वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। जो विक्टिम्स हैं उनके परिवार कहते हैं कि ये ऑर्डर उनके लिए बहुत ही दिल दहला देने वाला है। उनके लिए जस्टिस को डिनाई कर दिया गया है। अपने कैमरा सहयोगी पूजा आर्या के साथ वेदांत अग्रवाल, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार और एनडीटीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। क्या हम कभी पेट्रोल और डीजल मुक्त भारत बन सकते हैं? अब देखिए, इसको लेकर के प्रयास ज़रूर किए जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि ऐसी कल्पना मत कीजिए, लेकिन उस पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया जा रहा है। और एक ऐसे मंत्री हैं यूनियन कैबिनेट में, नितिन गडकरी, जिनके अपने घर में ही इसको लेकर के एक प्रयोग चल रहा है। जैसे कि अगर आप उनका कार शेड देखें तो यहाँ पर आपको एक गाड़ी मिलेगी जो कि हाइड्रोजन पे चलती है। अब ये कैसे चलती है, क्या है, मंत्री जी से खुद जानेंगे थोड़ी देर में। ये ईवी है, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक कार आजकल उसका चलन भी बहुत है, तो ये इसमें तो घूमते फिरते ही हैं, इसके बारे में आप लोग भी जानते हैं। और एक ये अभी नई नई आई है, मार्केट में नहीं उतरी, लेकिन ये उसका एक मॉडल है आपकी इनोवा, लेकिन ये फ्लेक्स फ्यूल पे चलती है। इसका मतलब ये है कि इसमें बैटरी तो है ही है, लेकिन ये आप चाहें तो पेट्रोल पे चला लें या फिर आप 100% इथेनॉल पे चला लें, जो कि गन्ने से बनता है और तमाम चीज़ों से बनता है। ये पेट्रोल और डीजल छोड़ करके किसी पर भी चल सकती हैं ये गाड़ियाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी और इथेनॉल। लेकिन ये प्रैक्टिकल कितनी है, ये सबसे बड़ा सवाल। तो ये सवाल हम पूछेंगे खुद मंत्री नितिन गडकरी से, और उनके साथ थोड़ा घूमने भी जाएंगे इन गाड़ियों में और उनका अनुभव जानेंगे, क्योंकि वो उन तीनों गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। तो आइए ये सफ़र शुरू करें। थैंक यू सो मच नितिन जी, समय देने के लिए। मैं आपको ये बता दूं, मैं जितने लोगों को मैंने बताया आज गाड़ियों के बारे में नितिन गडकरी से बात करेंगे, तो एक ऐसा पॉजिटिव फीडबैक आया कि हियर इज़ अ मैन हु हैज़ इंटरनलाइज्ड द होल आइडिया ऑफ ऑल्टरनेटिव फ्यूल। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके। और अक्सर जब आपसे बात करते हैं तो आप इसके बारे में एक इतने डीप सेंस ऑफ पैशन से बात करते हैं, जो कि बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए। मेरे ख्याल से ये आपकी 3 गाड़ियाँ हैं जो यहाँ खड़ी हैं, तो पहले हाइड्रोजन वाले में हम सैर करने चलेंगे, पर पहले आपको एक वर्तमान स्थिति को समझना होगा। हमारे देश में फॉसिल फ्यूल का 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है। आप समझिए कि देश की इकोनॉमी से 16 लाख करोड़ बाहर जा रहे हैं। अगर ये 16 लाख करोड़ अगर हमने बचा है और हमारे देश में अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल तैयार होगी, तो ये 16 लाख करोड़ से कितने रोजगार मिलेंगे,
हमारा इंपोर्ट बचने से कितना आर्थिक फ़ायदा होगा। करेक्ट। और मेरा प्रयास ये है कि इस देश का किसान जो अन्नदाता है वो ऊर्जादाता बने, अभी बिटुमिन दाता बने और उसके बाद हवाई ईंधन भी तैयार करने वाला बने। तो एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म हो जाएगा। करेक्ट। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, ऐसा ये मिशन है। और ये देश की इकोनॉमी को और आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको पूरा करने वाली बात है। और अब लोगों को विश्वास आया कि ये हो सकता है। ये हो सकता है, ये मुमकिन है और आप तो चला ही रहे हैं। हाँ। तो आइए एक सैर कर लें छोटी सी। देखो ताकि ये आप- हाइड्रोजन की कार है, इसका नाम है मिराई। मीराई। हाँ, मिराई ये जापानी वर्ड है। हाँ। ये देश में पहली कार है। ये बातचीत जारी रखेंगे, एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं आपकी गाड़ी की। आइए जी। इतनी कंफर्टेबल गाड़ी है, ना आवाज होता है, ना धुआं है, ना पानी है। और क्वालिटी भी देखो आप। ये कितने टाइम से चला रहे हैं? 250 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक जा सकती है। खैर वो तो जा नहीं सकती क्योंकि नितिन गडकरी जी ने ही नियम बना दिया है कि 120 से ऊपर अगर गाड़ी जाएगी तो उसमें टू 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 आवाज आने लगेगी। लेकिन इनक्रेडिबली क्वाइट, मानना तो एकदम पड़ेगा। बढ़िया। देखो आवाज नहीं आ रही, हाँ। धुआं नहीं आ रहा, कभी बंद नहीं पड़ती। हाँ। पर ये भविष्य इसका कारण, हाँ। वो पानी से हाइड्रोजन निकलेगा। जैसे Correct। सीवेज वाटर है, टॉयलेट हाँ। का पानी है और वो कहीं तभी यमुना में जा रहा है। अब मैं नागपुर शहर में 7 साल पहले हमारा टॉयलेट का गंदा पानी बेचने की शुरुआत की। आज 300 करोड़ मिल रहा है। 2-3 चीज़ें एक आम आदमी के मन में आएंगी और वो ये है कि नंबर 1, ये गाड़ी मैं खरीद सकता हूँ तुरंत। दूसरी चीज़, खरीद लूँगा तो मुझे ये हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा, कितने में मिलेगा? देखिए Readily सबसे available होगा अभी ये। प्रॉब्लम ऐसा है 2 चीज़ों का अभी अपने पास, अभी उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। ये कैसे है, जैसे अंडा पहले कि आमलेट पहले वाली कहानी है। अभी तक तो हमारे पास यही नहीं है, हाइड्रोजन की गाड़ी ही नहीं है, तो हाइड्रोजन भरने की व्यवस्था कहाँ से होगी? करेक्ट। दूसरा, हाइड्रोजन कोई भरने नहीं रहा तो तैयार कौन करेगा? तो अब हमारे यहाँ ये प्रयास चालू हो गया है कि हाइड्रोजन बनाने के अलग अलग तरीकों पर अनेक स्टार्टअप ने, अनेक कंपनियों ने काम शुरू किया है। 1 आध साल में इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि इसके भरने के बारे में, इसके फ्यूलिंग स्टेशन के बारे में अभी हमारे देश में कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। और इसलिए आने वाले समय में हम सबको ऐसी टेक्नोलॉजी सस्ते में कैसी आए, तो अभी मैं भी कॉमर्स मिनिस्ट्री को और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को कहने वाला हूँ कि इसमें भी कोई PLI स्कीम डाले ताकि हमारे देश में ये जो फिलिंग स्टेशन है, हाँ। ये बनाने के लिए हमको कोई सिस्टम, कोई ये सब आए और हमारे देश में मेक इन इंडिया हो। सब मंत्रालय हम इकट्ठा आकर आपकी ये जो गाड़ी है वो बार बार याद दिला रही है बीप बजा के, क्योंकि नितिन गडकरी जी द्वारा ही लाए गए ये नियम है। तो ये हम लोग गडकरी जी के घर वापस आ गए हैं। हाइड्रोजन कार के बारे में तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। अब जो गडकरी जी की और दूसरी गाड़ियां हैं जिसमें वो चलते हैं, आप इसको कैबिनेट मीटिंग्स, हाँ, जाता हूँ, पार्लियामेंट में जाता हूँ। पार्लियामेंट भी मैं जाता हूँ। हमारे आए हुए मुख्यमंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को इसमें घुमाता हूँ क्योंकि मैं इसका प्रचार करता हूँ। शुरुआत हो गई है, अब कारवा बनेगा, बहुत बढ़िया, यश मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गई हाइड्रोजन। अब आइए अगली गाड़ी, मेरे ख्याल ईवी या फ्लेक्स फ्यूल। फ्लेक्स फ्यूल में जाएंगे। फ्लेक्स फ्यूल पे चलते हैं, चलिए, क्योंकि वो एक नई चीज आई है अभी। ये टोयोटा इनोवा हर कोई जानता है, हिंदुस्तान में बहुत बिकती है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग इनोवा है। क्या है इसमें अलग, ये अभी जानेंगे गडकरी जी के साथ। तो अब हम बैठ गए हैं गडकरी जी, ये है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस फ्लेक्स फ्यूल। तो बाकी तो लोगों ने सुना है ये फ्लेक्स फ्यूल जो है ये क्या चीज़ है? ये फ्लेक्स फ्यूल यानी ऐसा है कि डीजल और पेट्रोल का भाव जो है वो कम से कम 120 रुपये पेट्रोल, 110 रुपये डीजल है। करेक्ट। ये है 60 रुपये लीटर का इथेनॉल। हाँ। तो ये इसमें और सुविधा ये है कि ये 60 रुपये का इथेनॉल होने के बाद ये 60% इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी। हाँ, इसमें बैटरी पावर भी पे बैटरी भी है। जो अभी वाली गाड़ी में भी बैटरी चार्ज होकर इलेक्ट्रिक मिलेगी और बैटरी पे चलेगी और 40% इथेनॉल पे चलेगी। तो इसका जो खर्चा मैंने आपको कहा कि आपके पेट्रोल गाड़ी का खर्चा अगर 30,000 रुपये आ रहा है महीने का, तो इसका 5 से 6,000 रुपये आएगा। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इथेनॉल बनाने में जितना पानी, ग्राउंड वाटर लगता है, वो दिक्कत होगी किसानों को, क्योंकि इतना ग्राउंड वाटर लेवल एक तो ऐसे ही कम है और ज़्यादा कम होगा। इस देश में पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। बाढ़ आ रहे,
अनेक अपना बहुत सा पानी समुद्र में जा रहा है। तो आज जो पानी देने में भी आजकल ड्रिप इरिगेशन है, जहाँ हम लोग डायरेक्ट पानी देते हो, ड्रिप से पानी बहुत कम लगता है। तो ये बात जो है ये निरर्थक चर्चा है। पानी की कोई कमी नहीं है देश में। मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था। एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहता था, आप तो यूर लीडिंग बाय एग्जाम्पल, आपके पास हर तरीके की गाड़ी हैं दिखाने के लिए हर किसी को कि देखो ये चल सकता है। आपको लगता है कि एज अ पॉलिसी इसको स्केल अप भी किया जा सकता है? देखिए, मैं 2004 से ये बात कह रहा हूँ। एक बात जरूर अड़चन की होती है कि जब आउट ऑफ बॉक्स कोई आइडिया होती है तो उसको लोगों के गले उतारना में समय मुश्किल होती है। तो इथेनॉल में ये जो भारत स्टेज 4, स्टेज 6 ये सब लागू होता है कि नहीं होता है? अच्छी बात पूछी आपने। ये जो गाड़ी है आज, ये वर्ल्ड की पहली यूरो 6 इमिशन नॉर्म पर बनने हुई गाड़ी है। यूरो 6 BS6, यानी कि सबसे लेटेस्ट है, क्योंकि इथेनॉल का अभी तक वर्ल्ड में यूरो 4 BS6 यूरो 4 BS4 पर ही है। ये पहली गाड़ी है। मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है, याद आ रही है विक्रम किर्लोस्कर की जी, जो इंडिया टोयोटो के अध्यक्ष थे जी। मैं उनके पीछे पड़ता था, उन बेचारों ने इसमें बहुत काम किया, पर दुर्भाग्य से वो आज हमारे बीच में नहीं, उसका देहांत हो गया। पर ये वर्ल्ड की पहली गाड़ी है कि जो यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को पूरी करती है, जो 100% इथेनॉल पर है और 7% बिजली तैयार करती है। ये वर्ल्ड की पहली गाड़ी है, इस बात का मुझे अभिमान है। आपकी फेवरेट कौन सी है इन तीनों में से? मेरी पेट्रोल डीजल छोड़ के कोई भी फेवरेट नहीं है। अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की सब गाड़ी है, पर मैं लगा। आप देखो इलेक्ट्रिक कितना पॉपुलर हो गया, बहुत हो गया। आप इलेक्ट्रिक अभी दिल्ली में जाओ, जाते आते बसेस सब इलेक्ट्रिक की दिखती हैं। तो अब ये जब अभी 5 साल के बाद आपको सब बसेस इलेक्ट्रिक की लगी। करेक्ट। तो ये देखो, ये मैं जब बोलता था तो आपके ही कार्यक्रमों में पूछते थे, रास्ते में बंद होगी तो क्या होगा, कैसा होगा। अब कोई नहीं पूछता। तो ये निश्चित रूप से आने वाले समय में हम जितने अल्टरनेटिव और ऑप्शन है उतने एरिया सब खोल दे, जिसको जिस पे जाना है उसको जाने दे। कुछ भी करे, पर पेट्रोल डीजल नहीं, गैस नहीं। प्रदूषण से मुक्ति, इंपोर्ट से मुक्ति, देश का विकास, किसान को आत्मनिर्भर बनाना और किसान को अन्नदाता से ऊर्जादाता से बायोफ्यूल दाता और विटामिन दाता बनाना। और ये एक प्रकार से जो 12% हमारी एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन है जीडीपी ग्रोथ में, मैं एक किसान हूँ, मैं चाहता हूँ हमारा ये 24% तक जाए। और ये बायोफ्यूल है जो किसान तैयार करेगा, तो ये स्थिति बदल जाएगी। चलिए, तीसरी और आखिरी गाड़ी जो कि है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये है नितिन गडकरी जी की तीसरी कार, और सभी कार्स गडकरी जी यूज़ करते हैं। और मैंने इनसे सवाल पूछा था और आप उस ट्रैप में नहीं फंसे, आपने जवाब नहीं दिया कि आपकी फेवरेट कौन सी है। तो एक ट्राई और मार लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसका ये ऐसी चीज़ है कि तीनों भी गाड़ियाँ सुंदर है और अच्छी है। इसको मैं किसी एक को प्रायोरिटी नहीं देता। ये तो है। और जो भी करे, कोई भी आए, इसमें एक भी खोट निकाल नहीं सकता। बिल्कुल। और मार्केट में किसी भी पेट्रोल डीजल की कार की तुलना में ये अच्छी है, ये मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूँ। ये जो ईवीज हैं, इसका तो पेनिट्रेशन काफी अच्छा हो गया है गडकरी जी। वो मतलब लोग अब ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ गई, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई, बसेस आ गई। देखो 5 साल के अंदर करेक्ट आपको सब बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बस, अभी डबल डेकर बस मैंने लॉन्च कर दी। करेक्ट, वो भी आ गई और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया है। धीरे धीरे दाम भी कम हो रहा है। हम देख रहे हैं 10 लाख 12 लाख तक में भी ये ईवी गाड़ियाँ सस्ता हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। हाँ, देखो लिथियम आयन बैटरी की पर किलोवाट कॉस्ट $150 थी पर किलोवाट पर आवर। अब वो 115 आई है। अब आने वाले दिनों में जिस दिन वो 100 किलो पर कॉस्ट $100 पे आएगी, उस दिन पेट्रोल और डीजल गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी कीमत सेम होगी। पर इलेक्ट्रिक गाड़ी को जो तुम पेट्रोल के लिए 30,000 रुपये महीने का खर्चा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक की वो 3,000 रुपये। लेकिन एक चीज़ जो अभी आपने कई बार बोला, वो जो संदेह प्रकट किया जा रहा था एक समय में कि चार्ज नहीं हुई, खड़े हो गए बीच में, तो इस वजह से वो जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वो ज़्यादा सेंस बनती है। देखो, कि बैटरी भी चल रही है। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। अभी तक कोई रोड पर इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज खत्म हो गया, अब इसलिए बंद पड़े से देखिए क्या लोग उसी हिसाब से प्लान करते हैं। हाँ।
तो ये कभी नहीं हुआ, ना होगा, हाँ। ऐसा मेरा विश्वास है। आप शहरों में तो चलिए ठीक है, यहाँ पर पेट्रोल पंप भी जल्दी जल्दी मिल जाएंगे आपको, अलग अलग चार्जिंग स्टेशन भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे। गांव देहात में इन गाड़ियों का पेनिट्रेशन कैसे अपने होगा? घर में इलेक्ट्रिक है। अभी आपने मेरे घर पे दिखाया मैंने, हाँ। तो जो गांव में रहेगा वो अपने घर में चार्ज करेगा। हाँ। एक स्कूटर मुश्किल से 24 से 26 किलोमीटर पर डे चलती है, और उसके घर में चार्ज करने से 125 किलोमीटर एक दिन रात को चार्ज किया तो हो गया। गाड़ी भी थी अब 250 से 400 किलोमीटर होती है, इतनी घूमती नहीं। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ है, दिल्ली से मुंबई जाना है तो चार्जिंग करना, तो उसके लिए अब 670 जगह पर रोड साइड एमिनिटीज में हम चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं। तो आने वाले समय में ट्रक इलेक्ट्रिक पे आएंगी, और अभी हमारी जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है वो इलेक्ट्रिक, मेथनॉल और हाइड्रोजन पे आएंगी, इथेनॉल पे आएंगी। तो सीएनजी एलएनजी के ट्रक आ गए। देखो, एक ट्रक जो डीजल पर है उसका अगर 100 रुपये खर्चा आता है तो एलएनजी का खर्चा 40 आता है और सीएनजी का 50 आता है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट वर्ल्ड में ज़्यादा है, 14 से 16%। चाइना की 8% है, और अपने यूके यानी हमारी यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में 12% है। पर मेरा विश्वास है कि 24 दिसंबर तक हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट यानी 9% पे आएगी। हम कॉम्पिटिटिव बनेंगे, और जो 6-7% कम होगा उसके कारण हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा और भारत प्रगति करेगा। जैसे ईवी में तो हमने देखा है पिछले 5-6 साल में ही एक रेवोल्यूशन। अभी ईवी में कोई बात ही नहीं करता। हाँ। सब बसेस आ गई, स्कूटर्स आ गई और कार आ गई, जिसे कॉमन लोगों ने स्वीकार कर लिया। एक प्रॉब्लम भी है ईवी के साथ। हाँ। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि ईवी की बैटरी कहीं जल गई, या वो एक बार हुआ था। हाँ। हमने उसके ऊपर कमेटी अपॉइंट की, टेक्निकल उसके निर्णय किए, और उसके बाद एक भी नहीं जली है और अब जलेगी नहीं। देखो, कोई भी शुरुआत में नई टेक्नोलॉजी लेती है तो स्टार्टिंग में थोड़ा टीथिंग ट्रबल होता है, पर वो शुरुआत का होता है, और मुझे लगता है अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे करके इस सफ़र को ख़त्म करते हैं। हमने तीनों गाड़ियां देख ली। गडकरी साहब ने आपको तीनों गाड़ियों के गुण और इनके कोई अवगुण नहीं है ये भी बता दिया है उन्होंने साफ साफ। तो अब फैसला आपको करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है बाकी दोनों गाड़ियों के लिए। ईवी तो आपको मालूम ही है, आपके सामने है, आप लोग इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ले भी रहे हैं। तो इस पहल को आप किस तरीके से देखते हैं, आप भी सोचिएगा। जनता को आप क्या कहना चाहते हैं, अगर कुछ बताना चाहें गडकरी जी? मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट है, कॉस्ट इफेक्टिव है। यानी 30,000 रुपये जो महीने का गाड़ी पे खर्चा कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक में 3,000 पे, फ्लेक्स इंजन में 5,000 रुपये पे आएगा, और हाइड्रोजन में भी लगभग उसी कीमत पे लाने का हमारा प्रयास है। इससे देश का प्रदूषण कम होगा, और दूसरी बात, इन सबसे नए रोजगार निर्माण होंगे। और चौथी इम्पोर्टेंट बात, वर्ल्ड में अब हम लोग तीसरे नंबर पर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है। अब सब वर्ल्ड के ब्रांड हमारे देश में बना रहे हैं। अब हम नंबर 1 पर जाएंगे, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देश की इकोनॉमी को बहुत मजबूत करेगी। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार निर्माण होंगे, और देश का ग्रोथ में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और इसलिए अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की गाड़ी यूज़ करिए, खुद का पैसा बचाइए, और देश को प्रदूषण से मुक्त कराइए, और इसके लिए सहयोग करिए। यही मेरा जनता से अनुरोध है जी। चलिए, थैंक यू सो मच गडकरी जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।